अशोका द सर्च फॉर इंडियन लॉस्ट एम्परर। इस किताब के रेफरेंस को लेते हुए दोस्तों आज सम्राट अशोक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक बिंदुसार मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी आदि नामों से उल्लेख किया जाता है। उसके समय मौर्य राज उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर अर्थात कर्नाटक तक तथा पूर्व में पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उनकी स्मृति में उसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है। अशोक महान बिंदुसार का पुत्र। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईस्वी में अशोक को राजगद्दी मिली और 232 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थी। परंतु कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुई उसका अशोक के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की परम सिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण ही नहीं वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में भी है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बना। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं, किंतु ये अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ पर निर्भर रहना पड़ेगा। परंपरा अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन प्राप्त किया। तक्षशिला और कलिंग। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। उसने खस नेपाल को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। प्लिनी की पुस्तक में उद्धृत मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और इससे भी कई गुना सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खारवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस दृष्टि से चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार का महत्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहां वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई गई। अब बात करेंगे हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अंतिम युद्ध था। इसके बाद मगध की विजय तथा राज विस्तार का यह युग समाप्त हो गया, जिसका तुरंत
सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ। अब एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक कुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। ये 2 आदेश धौली और जौगढ़ नामक स्थानों पर सुरक्षित हैं। ये आदेश तोसली और समापा के महामात्यों तथा उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए। सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों कारावास या दंड तक यातना न दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं होना चाहिए। उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे धर्म का पालन करें, यहाँ पर उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग। साम्राज्य की सीमा। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभ लेखों के विवरण से ही नहीं, वरन जहाँ से अभिलेख पाए गए उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं थी, अतः वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण करा गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में शाहबाज, गढ़ी और मनसेरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख अरमाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश तक थी। काल से रुमनदेई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। जब अशोक युवराज था, उसने खस और नेपाल प्रदेश को जीता था। शिलालेख और स्तूप। ब्राह्मी लिपि अशोक काल पूर्व में बंगाल तथा मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान शिलालेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और मौर्य काल का माना जाता है। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्र लिप्ति तक आया था। वेनसोंग को भी ताम्र लिप्ति, कर्ण सुवर्ण, समतट, पूर्व बंगाल तथा पुंडरधन में अशोक के स्तूप देखने को मिले हैं। दिव्यदान में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। आसाम कदाचित मौर्य साम्राज्य से बाहर था। वहां पर अशोक के कोई स्मारक चीनी यात्री को देखने को नहीं मिले। उड़ीसा और गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था। धौली और जौगढ़ में अशोक के शिलालेख मिले हैं। साथ ही सौराष्ट्र के जूनागढ़ और अपरांत में मुंबई के पास सोपारा नामक स्थान के पास भी शिलालेख मिले हैं। दक्षिण में येर्रागुड़ी, कार्नूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी कर्नाटक के चित्तल दुर्ग इलाके के 3 स्थान सिद्धपुर, मस्की तथा जातिंग रामेश्वर में अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेखों में चोल, पांड्य और केरल राज्यों को स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि सुदूर दक्षिण भारत अशोक के साम्राज्य से बाहर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आसाम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अब बात करेंगे राज्यों से संबंध। यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया, जैसे यवन, कंबोज, नाभाग, नाभापक्ति, भोज, पेतनिक, अंधुर, पुलिंद। रेपशन का विचार है कि देश तथा जातियां अशोक द्वारा जीते गए राज्य के अंतर्गत न होकर प्रभाव क्षेत्र में थे, किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों में अशोक के धर्म महामात्रों के नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इन लोगों के साथ विजेतों तथा अंतर विजेतों अर्थात स्वतंत्र सीमावर्ती राज्यों के बीच का व्यवहार किया जाता था। गांधार, यवन, काम्बोज उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में थे। भोज, राष्ट्ररक, पैतनिक संभवतः अपरांत पश्चिमी क्षेत्र में। 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया जो अपराध करते थे। उन्हें यथासंभव क्षमा करने का आश्वासन दिया गया, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि अनुताप अर्थात पश्चाताप में भी देवानाम प्रिय का प्रभाव है। यदि वे जातियां कठिनाई उत्पन्न करें तो राजा उन्हें उन्हीं सजा देने तथा मारने की शक्ति भी है। संभवतः यह 8वीं प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। ये 8वीं जाति यद्यपि पराजित हुई थी, तथापि उसकी आंतरिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। अब बात करेंगे अशोक के दंभ की।
संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उन्होंने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक ने लेखों में उन्हें धम्म कहा गया। दूसरा तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों और संबंधियों तथा शरणार्थियों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया। अशोक के अनुसार यह पुरानी परंपरा है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह का भी धम्म माना है। अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की, वरन उसने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की व्याख्या भी की है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या पाप के लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर बल दिया। मनुष्य हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है, यह नहीं देखता कि मैंने क्या पाप किया है। व्यक्ति को देखना चाहिए कि ये मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान व्यक्ति को पाप की ओर न ले जाएं, उसे भ्रष्ट न करें। धम्म के सिद्धांत। धम्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यता सभी संप्रदायों में मान्य है और जो देश काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। किसी भी पाखंड या संप्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखा है, ब्राह्मण और समण गृहस्थ सवस्त्र रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं। अशोक के साम्राज्य में अनेक संप्रदाय के मानने वाले थे और हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बहुत विरोध तथा प्रतिद्वंदता का भी भाव रहा हो। उसने सभी संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के इन नियमों पर जोर दिया। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म में रुचि का कारण। अशोक के धम्म की विवेचना करते हुए रोमिला थापर ने लिखा है कि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से ही अशोक ने एक नए धर्म की कल्पना की तथा इसका प्रसार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन के केंद्रीकरण की नीति सफलतापूर्वक हो चुकी थी। कुशल अधिकारी, अच्छी संचार व्यवस्था और शक्तिशाली शासक के द्वारा उस पर साम्राज्य का जितना केंद्रीकरण संभव था वह हो चुका था। किंतु केंद्र का आधिपत्य बनाए रखना दो ही तरह से संभव था। एक तो सैनिक शक्ति द्वारा कठोर शासन तथा राजा में देवत्व का आरोपण करके, और दूसरे सभी वर्गों में संकलित प्रभाव कम किया जा सकता और फलतः केंद्र का प्रभाव बढ़ता। अशोक की यह नीति सार रूप से वही थी जो अकबर ने अपनाई थी, यद्यपि उसका रूप भिन्न था। सिंहासन रूढ़ होने के समय अशोक बुद्ध नहीं थे। बाद में ही उसने बौद्ध धर्म में रुचि बढ़ी, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध के समय उसे संभवतः कट्टर समुदाय का समर्थन नहीं मिला। अतः बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से समर्थन देने और उन वर्गों का समर्थन प्राप्त किया जो कट्टर नहीं थे। रोमिला थापर का अनुमान है कि बौद्ध और आजीविकों को नवोदित वैश्य वर्ग का समर्थन प्राप्त था तथा जनसाधारण को इन संप्रदायों से तीव्र विरोध नहीं था। इस प्रकार अशोक ने धर्म को अपनाने में व्यवहारिक लाभ देखा। इस नए धर्म और धम्म की कल्पना का दूसरा कारण था छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटे साम्राज्य के विभिन्न वर्ग, जाति और संस्कृतियों का एक सूत्र में बांधना। इसके साथ साथ विभिन्न प्रदेशों में सत्ता को दृढ़ करने के लिए यह उपयोग में लाया जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि एक शासक जिसके पास निरंकुश कानूनी विधान, विशाल सेना एवं अपरिमित संसाधन हो, वह अपने शिलालेखों में स्वयं को नैतिक मूल्यों के विस्तार पूर्वक के रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं करता। वस्तुतः योग्य व कुशल शासकों की नियुक्ति सदैव साम्राज्य की रक्षा के लिए निर्मित की जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र मगध में जनमानस में शोषण के विरुद्ध व्यापक चेतना थी। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने और स्तूप आदि को निर्मित कराने की प्रेरणा धर्माचार्य उपगुप्त ने ही दी थी। जब भगवान बुद्ध दूसरी बार मथुरा आए तब उन्होंने भविष्यवाणी की और अपने प्रिय मित्र आनंद से कहा कि कालांतर में यहाँ उपगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान होगा जो उन्हीं की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा और उसके उपदेश से अनेक भिक्षु योग्यता और पद प्राप्त करेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार उपगुप्त ने मथुरा में एक वणिक के घर जन्म लिया। उसका पिता सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करता था। उपगुप्त अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली था। उपगुप्त किशोरावस्था में ही विरक्त होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। आनंद के शिष्य साणकवासी ने उपगुप्त को मथुरा के नटभट विहार में बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी संप्रदाय की दीक्षा दी।
दोस्तों, इस किताब में जितना सच है क्या गलत है, मैं केवल किताब से दी हुई प्रसंगों के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई मत नहीं है। तो मिलते हैं एक दूसरी किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।